बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज हर तरफ जो डिस्कस हो रहा है वो बुशरा साहिबा और इमरान ख़ान का वो केस है जो इद्दत के हवाले से है। इसको गैर शरई निकाह का केस भी कहा जा रहा है और इससे पहले फरवरी में जब इस पर फ़ैसला आया था और 7-7 साल की सज़ाएं सुनाई गई थी, उस वक़्त भी बहुत शोर मचा था। इसके बाद जो अपीलें हैं वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकज़ी अपील अब भी 2 जुलाई को लगी हुई है, लेकिन मुझे उससे पहले कहना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने और इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा कर दी थी और लोगों से ये कह दिया था कि आज बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि अफजल मजोका, जिनके बारे में पहले ये बात आई कि उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा रहा, एक बड़ी बढ़त थी और बड़ा दावा था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिए। मैं इसका फ़ैसला करके जाऊंगा। इससे ये अज्यूम किया गया और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने थे उन्होंने इसकी तशरीह ये की कि इमरान खान साहब के हक़ में और बुशरा साहिबा के हक़ में कोई फ़ैसला आने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इस फ़ैसले में दे भी दिया गया है। आज हम उन्हीं सवालों की तरफ जाएंगे। पहली बात, सवाल ये है कि क्या ये मुकदमा सियासी नौइयत का है और क्या इसके सियासी असरात हैं, या ये एक खालिस्तन एक फैमिली का तनाज़ा है जिसमें एक ख़ातून है, उनके साबिक शोहर ने उन पर एक दावा किया है और उस दावे पर उनमें जो मुफ्ती सईद साहब की बात करूँ, जो निकाह ख्वाह है या जो गवाह है, मैं ओन चौधरी की बात कर रहा हूँ, और सबसे आखिर में जिस गवाह की लतीफ़ की बात कर रहा हूँ, ये तमाम के तमाम ज़ाती हैसियत में एक तल्लुक़ वाले हैं। इनमें कोई भी ना किसी का तल्लुक़ किसी मुक़्तदर हल्के से है, ना कोई सियासी हुक्मरान है। तो क्या ये एक सियासी मुकदमा है और क्या इसको सियासी अंदाज में लड़ा जाना चाहिए? दूसरी बात, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को ये बात इल्म है कि ज़मानत जो है वो अंडर ट्रायल मुलजिम का हक़ है, सज़ा याफ्ता का नहीं, जिसका हवाला आज जो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है उसमें भी दिया गया है, तो क्या वजह है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आज सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और आज ही जो है कोई रिहाई के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला सामने आ जाएगा? वाज़ेह तौर पर कहा गया फ़ैसले में। और दूसरा सवाल ये है कि सज़ा मुअत्तली के क्या जवाज़ पेश किए गए, और इस फ़ैसले में ये भी कहा गया कि ख़ातून होना भी इस सज़ा के मुअत्तल करने के लिए कोई जवाज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, ये कहा गया कि आज ये मुकदमा पूरे का पूरा उड़ा दिया जाएगा, ये मुकदमा ख़त्म होकर रह जाएगा। तो इसकी क्या दलील थी, इसकी क्या बुनियाद थी कि ये बात की गई? क्योंकि यही अदालती फ़ैसला जो है हमें ये बता रहा है कि सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई के दरख्वास्त में मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं हो सकती। आप इसके मेरिट्स पर बात करेंगे तो असल मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक और जो दलील दी गई, यानी कि मैं वकला के हवाले से बात कर रहा हूँ और इस प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे। कहा गया कि ना सज़ा कलील मुद्दती है, यानी कि आमतौर पे कलील मुद्दती सज़ा 3 बरस से कम की सज़ा को समझा जाता है, जिसे मुअत्तल भी कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरी अपील इस पर हो सकती है कि आप सज़ा का बड़ा हिस्सा भुगत चुके हों, यानी कि अगर आपकी 7 साल सज़ा है तो कम से कम आप 3.5 साल गुजार चुके हों, तो उसके बाद आप अपील कर रहे हों। ये भी इसमें चीज़ शामिल नहीं थी। तो वो कौन सी ग्राउंड्स थी जिनकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा था कि आज ये मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, ज़मानत मंजूर हो जाएगी, ये मुकदमा ही अमली तौर पर ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी सोशल मीडिया कैंपेन थी और इसमें वही गलती की जा रही थी जो शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के केस में की गई थी कि मुकदमे को सियासी बनाकर पेश किया गया था और उसके असल जो हक़ाइक़ थे, जो उसकी कानूनी बुनियाद थी, उस पर उसको नहीं लड़ा गया था। क्या वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली दुरुस्त है? क्या इसके नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर आ सकते हैं या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और मेरे साथ यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका करवाना चाह रहा हूँ। बहुत ही मशकूर हूँ, अली जाफरी एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इंसाफ लायर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं मशकूर हूँ जी, आपका वक्त दिया आपने।
इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ राजा जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं कि इस पर एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपकी शिरकत का भी मशकूर हूँ। थोड़ी देर में सफदर शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सबसे पहले मैं जाना चाह रहा हूँ अली जाफरी साहब की तरफ। अली साहब, ये एक बड़ा सोशल मीडिया की हाइप क्रिएट कर दी गई थी। ये कहा गया था कि आज खान साहब बाहर आ जाएंगे, बुशरा बीबी जो है उन पर मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारा कुछ। ये बड़े जब फैसला आया 10 दफात पर, उसमें बाकायदा तौर पे कानूनी नुकात बयान किए गए, बताया गया कि भाई यहाँ पर तो जमानत हो ही नहीं सकती थी। ये सारा कुछ क्या था? आपकी वकला की टीम इसको सही तरह से नहीं ले सकी, इसको सियासी मुकदमा बना के पेश किया गया, या सिर्फ मीडिया हाइप ही क्रिएट करना थी? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो दिया जी, मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ी हंसी भी आई। अच्छा, जब आपने कहा कि क्या ये सियासी मुकदमा है या ये सियासी मुकदमा है या एक फैमिली का झगड़ा है, ये सियासी मुकदमा फिर है। आपने सुन लेना जी, फिर अच्छा। आपने एक शख्सियत का जिक्र किया, इसमें इज्जत माब ओन चौधरी साहब। अच्छा, और इस तरह से आपने कौन है ओन चौधरी साहब? सुन क्या लेना था सर, उनका तल्लुक खान साहब के साथ? सर सुन लेना, कहाँ होते थे वो? सर सुन लेना, मेरी अर्ज तो हाँ, सुने। हाँ। और साथ ही आपने कहा कि क्या इनमें से किसी का ताल्लुक किसी मुक्तदर हल्के से है या नहीं है। खाबर मनिका का तो है, जनाब ओन चौधरी का तो हल्का ही लतीफ का बता है। रहा है कि किस तरह से लतीफ का है। 30,000 वोट जो है वो 1.5 लाख वोट हो वो गए। खैर अदालत में है, वो तो साबित हो कोई जाएगा, पता इतना- चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात सर, बाकी आप समझते हैं ये सियासी मुकदमा है? सर सरीहन सियासी, कैसे? और इस मुकदमे को लटकाने ये का वाहिद मकसद ये खाबर है। मनिका कौन है, किस सियासी जमात से ताल्लुक है? सर सुन ले मेरी अर्ज सुन ले, इस मुकदमे को लटकाने का वाहिद मकसद ये है कि जनाब बुशरा बेगम को जेल में रखा जाए और खान साहब को स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, हम पॉइंट्स पे बात करते हैं ना। और सुन ले मेरी स्वीपिंग बात, स्टेटमेंट नहीं, हम पॉइंट पे बात करते हैं। सर, ये खाबर मानिका कौन है? मुस्लिम लीग नून से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, जमात इस्लामी से हैं, किस से है? सर 2018 में निकाह हुआ। अच्छा, 5 साल वो खाबर मानिका कस्में खाता रहा बीबी के किरदार की। किन के साथ थे ये? ठीक है, ये किस सरकारी वफद का हिस्सा थे? जब वो मैंने उम्रे वगैरह की कुछ देखी थी वीडियो, एहराम बांधे हुए, किसके साथ थे ये? नजम अली साहब, कोई मासूम आदमी ये सवाल करे ना मुझसे तो मैं उसको जवाब देता भी अच्छा लगता हूँ। सर, आप बड़ा बेहतर तरीके से ये चीजें समझते हैं। तो मैं ये पाकपतन पे हुक्मरानी, खाबर मानिका पाकपतन पे हुक्मरानी कैसे करता था? सर, मेरी खाबर मानिका का तारुफ ये है कि खाबर मानिका को एक वकील ने धक्का दिया और उसके ऊपर 780 की FIR हो गई। अच्छा, इट्स मीन के खाबर मानिका कोई अदालतों में धक्के देने चाहिए, पाकपतन से उठ के कैमी अदालतों में धक्के देने चाहिए। सर रोज पड़ते हैं, मारना चाहिए, पड़ती है, मार पड़नी चाहिए सर, बिला नागा पड़ती है। वकील मारते हैं सर, वकील भी मारते हैं, साहिल भी एक दूसरे को मारते हैं, मुंशी भी मारते हैं। मुनीर भट्टी साहब ना गल करांगा ना मैं, क्या की हो रही है अदालत? रोज अदालत चलता है। अच्छा, मुनीर भट्टी साहब दी सारी टीम ही होए कि जिन्होंने रोज ही किसी ना फड्डा पाया होता है। लिहाजा गल सर है कि ये अदालतां दा एक मेरे सीनियर बैठे ने दसणगे एक अदालत ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ क्यों कौन है डिस्प्यूट लेके ਜਾਂਦੇ हो सर, सुन लो, डिस्प्यूट लेके ਜਾਂਦੇ हो, हुक्मरानी किसके दौर में मामलात होंगे ने, सुन लो ना सर। अब चीज ये है, अब चीज ये है कि खाबर मानिका की ताकत का अंदाजा आप यहीं से लगा लें कि वकील ने उसको धक्का दिया। लतीफ तो उसका ड्राइवर था ना, मेरा ख्याल है कि कुक था, कौन था ये खाबर मानिका का? बुशरा साहिबा का और उनका खाबर का था ना, बुशरा साहिबा का किधर से आ गया? खाबर मेरे ऑफिस में 3-4 मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं, वो मेरी बेगम के तो नहीं है ना। वो चले घर में था, यहाँ भी था। अब चीज ये है कि एक बंदे को एक धक्का पड़ने के ऊपर 780 की FIR हो जाती है, तो आप क्या लगता है आपको? वो एक सिंपल लिटिगेंट है जो एक फैमिली अदालत में केस लेके गया हुआ है। अच्छा। लिहाजा सर ये एक बेलेबल ऑफेंस है। सही। सर, ये फैमिली केस है या सियासी केस है? सर सरासर सियासी नहीं, तो खाबर मानिका तो 100% सियासी। सर खाबर मानिका क्या उसकी मजबूरी रही होगी, लेकिन वो इतना छोटा आदमी था नहीं जितना छोटा उसने किरदार अदा किया। सर था, सर मान लें सर, नहीं इतना छोटा आदमी था, छोटा आदमी था, पता नहीं क्या उसकी मजबूरी रही होगी। या सर ये बंदा खान साहब की तारीफें करता रहा। अली भाई, टू बी वेरी फ्रैंक कहता रहा कि बुशरा बीबी से ज्यादा पाकबाज औरत मैंने नहीं देखी।
खान साहब से अच्छा मर्द मैंने नहीं देखा। ये कहता रहा ना सर। सर थैंक यू वेरी मच। मैं कहता रहा सर, यही मैं कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ से सर गंदगी है, गलाजत है। फिर सर अब एक बंदा कल तक कसमें खाता रहा जी, वही 5 साल के बाद चला गया इस्तगासा लेके, इतनी ताकत मिली हुई है, वो एंजॉय कर रहा था, देखेगा भी तो उसके ऊपर 780 की एफआईआर हो जाएगी। भाई उस वक्त वो एंजॉय कर रहा था, उस वक्त वो इख्तियारात वो बड़े बड़े पुलिस अफसरान को उनके ओहदों से हटवा रहा था। कैसे हटवा रहा था सर, ये अब मुझे तो नहीं पता कि उसे हटवाएं या नहीं हटवाएं। हाँ, मैं तो आपसे ये सुन रहा हूँ। चले, मैं इस केस के हवाले से बात कर रहा हूं। को पता है सर, मैं इस केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। रोजाना कई खामद जाते हैं तलाकों के केसों में पेश होने, बच्चों से मुलाकातें करने, वहाँ पे तू मैं भी होती है। 780 की एफआईआर नहीं होती। ये मेरे उस्तादों की जगह पे हैं, साहबजादा साहब भी आगे हैं। अब चीज़ ये है, बेलेबल ऑफेंस में ये उनको सजा दी गई। 497 CRPC सब सेक्शन 1 है, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन है कि ख़वातीन को, कम उम्र बच्चों को या ज़ईफ़ों बीमारों को, इवन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी रियायत दी जाएगी ज़मानत की। तो ये महज अच्छा। और मज़े की बात, ऑडियंस साहब के लिए एक चीज़ मैं बताऊं कि आज जिस एक केस ला का रेफरेंस दिया है जज साहब ने अपने आखिरी पैराग्राफ में, मोहम्मद रियाज बनाम सरकार। नहीं सर, हाँ सर, ये उन्होंने केस ला था, शाह सरवर केस ला है। अच्छा, 1969 SCMR 151, 1969 का एक केस उठाया और शाह सरवर नाम का कोई कंप्लेनेंट था, उसने था। मौजूद होते हैं आप, सुन लेना सर जी, सुन लेना। मैं आपको अभी हवाले दे देता हूं, आपको लेटेस्ट वाले 2023-24 के दे देता हूं कि इद्दत में निकाह जो है वो इनवैलिड नहीं है। सुन तो लें, जज साहब ने 1969 का एक केस ला उठाया कि 1969 में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब जरूरी नहीं है। सर सुन लो, 1969 में जज साहब ने कहा था जरूरी नहीं है कि बेलेबल ऑफेंस हो तो जमानत दे दी जाएगी। ये रेफरेंस दे के तो ये एक भोंडा सा फैसला 10 सफ़ों के ऊपर उन्होंने किया, और इसमें सर इतने फैसले हैं सर। लेटेस्ट 2023 PLD 53 पेज है, ठीक है, जाके पढ़ें। सिंध हाई कोर्ट का कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हो जाए तो वो इनवैलिड नहीं है। जमानत सजा याफ्ता मुजरिम का हक है या नहीं है? सर नवाज शरीफ को मिली, अभी मिली, ताजी फ्रेश, अभी गरम है। अच्छा ठीक है, दम पड़े, ठीक हो गया, मिली। दी किसने? ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट ने, केयरटेकर गवर्नमेंट ने दी थी ना, पंजाब गवर्नमेंट ने, अदालतों से नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने की। 426 आप ये कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए, अभी तो दम पे है, अभी तो ताजी है। सही क्या करते हैं आप? ठीक है, आपको पूरी उम्मीद थी कि आज बरी हो जाएंगे, निकल आएंगे? हमें अल अदलिया से उम्मीद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सारा अल अदलिया में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो शायद आपकी ज्यादा उम्मीदें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। चले, मैं जरा बहुत ही मशकूर हूँ साहबजादा सफदर शाहीन साहब का, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले राजा जुल्करनैन साहब, राय साहब वो कह रहे हैं सारा कुछ अजीबोगरीब हो गया है, ये तो बस बिल्कुल सीधा केस था। वो जज साहब को कहना चाहिए था कि साथ जाते, वो बाहर निकाल के आ जाते, कहते खत्म। ख्याल है इनके वकीला ने बुनियादी गलती ये की है जी कि एक सीधा सादा फैमिली कोर्ट, ये 1961 का ऑर्डिनेंस था, ये उसका केस था। अब ये बात यहाँ पर कि हम पूरी जो पाकिस्तान की कौम में मशहूर है अयूब खान साहब की, कि अयूब खान साहब ने 1960 के फैमिली कोर्ट्स के ऑर्डिनेंस में एक्ट बना दिए, लॉज बनाए, और पहली दफ़ा निकाह जो है 1960 में के बाद रजिस्टर होना शुरू, ठीक हो गया। अब मामला ये है कि ये तो सारा डॉक्यूमेंट्री केस था। अब साबित इन्होंने करना था कि क्या ये निकाह इद्दत के दौरान हुआ या इद्दत के दौरान नहीं हुआ। सही, ठीक है, सादा सी चीज़ थी। मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये हर चीज़ को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, सही, और यहाँ भी इन्होंने बुनियादी गलती ये की कि एक सादा से मैटर को सियासी इन्होंने पॉलिटिकलाइज किया। अब ये सारा ही डॉक्यूमेंट का केस, निकाह कब हुआ, कब रजिस्टर हुआ, कब तलाक हुई, ये सारी डॉक्यूमेंट। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे वो, और उसके अलावा भी बड़े अहम आदमी, पॉलिटिकल आदमी तो हैं।
तो उनका तो एक एक लम्हा रिकॉर्ड होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस केस में जो बुनियादी गलतियाँ की, इस केस को पॉलिटिकलाइज करके इन्होंने इस केस का बेड़ा गर्क कर दिया। अब यहाँ पर पॉलिटिकल बंदा है तो पॉलिटिकलाइज ही होगा ना उसका केस, एक बड़ा पॉलिटिकल आदमी है। बात ये है कि ये केस जो है ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं था, ये फैमिली केस था। ये फैमिली केस था। चाहे इसके पीछे रीजन कोई भी हो, लेकिन इनको उस एंगल से लेना चाहिए था। सही। लेकिन इन्होंने सारे तो अब कह रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन से तलाक के सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि शायद पिछली जो तलाक है वो भी नादरा में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, और जो बुशरा साहबा का नाम है अभी तक वो पीछे। मैंने अपनी जो बात है उसका आगाज़ ये किया है कि अयूब खान साहब ने बड़ी तकदों के बाद पाकिस्तान के फैमिली लॉज बनाए और निकाह रजिस्टर होना शुरू हुआ, तलाक बाकायदा तौर पर तलाक का फॉर्म बना और उसका सर्टिफिकेट जारी होने शुरू हुए। लिहाजा ये अब अली भाई से मेरी बहस होती रही इससे पहले भी, वो कहते हैं कि जो है तलाक का शरण दे देना ही काफ़ी है, उसकी रजिस्ट्रेशन की कोई अहमियत नहीं है। बात ये है कि देखिए अब ये एक्ट है, अब तो ये लॉ ऑफ लैंड है। जब अब लॉ ऑफ द लैंड है तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, हर शहरी ने जब निकाह करना है उसका अंदराज कराना है। सही है। जब तलाक देनी है उसका नोटिस जो है यूनियन काउंसिल के पास जाएगा। सही है। उसमें प्रोसीजर आएगा, उसके बाद जो इवन डेफिनेशन, तो अगर ये प्रोसीजर मौजूद ना हो जैसे कि इधर मुमकिन तौर पे नज़र आ रहा है, तो वो खिलाफ कानून है। यही तो बात हुई है। देखिए अपील इनकी बाकायदा ऑन मेरिट खारिज हुई है, और उसमें जो अभी जो आया ना सारा फैसला, उस फैसले में जज साहब ने, चाहे ये इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें जी, जज साहब ने बड़ी वजाहत से एक एक चीज़ वाज़ेह की, और मुझे उस फैसले में कोई सुकम बज़ाहिर नज़र नहीं आता। हाँ ये ज़रूर है, नहीं वो कह रहे हैं वो 1969 की मिसाल निकाल के ले आए, ये गलत किया। देखिए 1960 के बाद ही है ना। ठीक, मैंने आपको अर्ज किया कि जब ये फैमिली लॉज जो हैं ऑर्डिनेंस की सूरत में 1961 में आए, 1964 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनी। अब चूंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सारा कुछ सूबों के पास आ गया, इस पे बाकायदा तौर पर यूनियन काउंसिल वगैरह मौजूद हैं। आप समझिए कि ये फैसला सेफ एंड साउंड है। हाँ देखिए, आप कहीं भी निकाह करेंगे, निकाह को रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। अगर वो निकाह रजिस्टर नहीं कराएंगे वो निकाह तसव्वुर नहीं होगा। आप जाके जब तक उस निकाह को, ये बड़ी अहम बात तो। हाँ जी अली साहब, ये निकाह कहते हैं रजिस्टर भी नहीं हुआ, और इस किस्म की सूरत हाल है। अगर निकाह रजिस्टर ना हो जी हाँ, तो वो निकाह नहीं है, क्योंकि देखिए कानून के मुताबिक चलो मैं बीच में इनपुट ले लूँ। सदर शाहीन साहब ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, समटाइम ऐसा होता है कि निकाहनामा अवेलेबल नहीं होता, गुम हो जाता है। एक ख़ातून जाती है, मेरे उस्ताद बैठे हैं दोनों, सीनियर हैं मुझसे बहुत, एक ख़ातून जाती है अपना आईडी कार्ड बनवाने या पासपोर्ट बनवाने या कोई भी और डॉक्यूमेंट बनवाने, या कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है एविडेंस की, वो एक 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देती है बयान हल्फी के, मैं हल्फिया बयान करती हूँ कि ये मेरा खामद है, और वो उसको एडमिट किया जाता है। ये एक देखें, एक वज़ीर-ए-आज़म जैसा जिसका बनना हो अभी तलाक के लिए, निकाह के लिए और तलाक के लिए रजिस्टर्ड होना इस्लाम में कम अज़ कम ये नहीं, इस्लाम की नहीं, हम कानून की बात कर रहे हैं सर। कानून की बात, कानून मजहब से ऊपर तो नहीं सर, कानून की बात कर रहे हैं। इसका मतलब खत्म, हर बंदा जो है रजिस्टर ही ना कराए अपने निकाह को, ठीक है। तो ये जो ठीक है सर, फैमिली लॉ है, जब को बयान करूं, इस पे 3000 उलमा इकराम के दस्तखत थे, अयूब खान ने करवाए, और ये पहला कानून था जो बाकायदा तौर पर एक कंसेंसस के बाद एक्ट बना। अच्छा, इसमें जरा ले लूँ सदर शाहीन साहब को। सदर साहब, इस वक्त जो एक समझा जा रहा था कि आज पीटीआई का जितना सोशल मीडिया था, जितने वकला थे, वो ये कह रहे थे कि आज बस तैयार हो जाएं इस्तकबाल करने के लिए, खान साहब बाहर आने लगे हैं। लेकिन जब फैसला आया उसमें मुतद्दद, आपके आने से पहले मैं सारे दलाइल देख रहा था, वो कह रहे हैं बनती नहीं ज़मानत इसमें। तो देखिए, जहाँ तक सज़ा की सस्पेंशन का है ना, तो जो हमारे यहाँ कवानीन हैं उनमें कुछ चीज़ें हैं वो मैंडेटरी हैं, कुछ जो है ना रिकमेंडेटरी हैं, और कुछ डिस्क्रिशनरी हैं। ठीक, 3 किस्म की हैं।
जहाँ मैंडेटरी हो तो वहाँ पे आपने करना ही करना है, जहाँ रिकमेंडेटरी हो वो कर लें या ना कर लें, और उसके बाद डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन टोटल उसी जिस जज ने डील करना है उसकी स्वाबदीद पे है। यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि जिनमें कोई 2600 किलो हीरोइन की बेल हुई है, ऐसे भी हैं जिनसे 1265 ग्राम की नहीं हुई हुई। ये लाख डॉक्यूमेंट्री चीज़ें हैं। अब जब हम इस पे लेके आते हो तो यहाँ पे जज की स्वीट वेल की बात आ जाती है कि जहाँ पे जज साहब के इनक्लाइंड हैं, जी मैंने मानना है करना है, वो आर्गूमेंट्स लिखते हैं कि जो उसको सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे वो नहीं करना चाहते तो वो आर्गूमेंट्स ही वो नहीं लगते। यहाँ पे विद ड्यू अपॉलॉजी टू ऑल माई जुडिशरी एंड माई सीनियर कलीग्स कि वो आर्गूमेंट्स ही जजेस साहबान बीच में वो मेंशन नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, और ये टेंडेंसी सिविल सेशन में बहुत ज़्यादा आम है। बदकिस्मती का ये आलम है। जहाँ तक इस केस की बात है, फैक्ट्स आपने बताए, उस पर नहीं जाऊँगा। अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, बिल्कुल रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कुरान, सुन्ना और शरिया तीनों को डिस्कस किया, और वो जजमेंट है, अगर कोई देखना भी चाहे, 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1188, और उसमें जज साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया कि जो इद्दत का, इसका टॉपिक ही इद्दत है, ये बिल्कुल यानी इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप आज हम बात कर रहे हैं, ये इसमें से सिर्फ नाम चेंज कर लें, बाकी सेम यही केस है। उसमें जज साहब ने कंक्लूड ये किया कि 5 किस्म की इस तरह की चीज़ें होती हैं, और उसमें 2 मेन हैं जो इससे मुतल्लिक़ हैं कि एक रेगुलर मैरिज है, एक इर्रेगुलर है, एक इलीगल है। जो इद्दत के दौरान मैरिज होती है वो इलीगल नहीं है, उसको आप इर्रेगुलर कह सकते हैं। जो इर्रेगुलर मैरिज है वो जब उसका कुछ टाइम, जो इसमें इर्रेगुलरिटी है कि टाइम है, तो वो वक्त के साथ जब टाइम पूरा हो जाएगा तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इटसेल्फ वो रेगुलर हो जाएगी। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि एक शख्स है, उसने 2 बहनों से शादी कर ली है। दूसरी बहन से शादी करना जो है ना जुर्म नहीं है, हो सकती है, लेकिन इस्लाम का लॉ गुनाह है, ये नेचर नहीं, इर्रेगुलर है, गुनाह नहीं है। यही बताने लगा हूँ। ये कानून में साबित नहीं, 2 बहनों से निकाह कर लेना एक वक्त में गुनाह नहीं है, इर्रेगुलर है। उसमें से एक को छोड़ना पड़ेगा, जब एक को छोड़ देगा दूसरी से ऑटोमेटिकली वो शादी रेगुलर हो जाएगी। ये इसकी मिसाल के लिए मैंने बताया कि एक तरफ टाइम है, जो जिस केस की आप हम बात कर रहे हैं, जो बानी पीटीआई के हैं, और जो दूसरा है, दोनों में टाइम का इशू है। जब टाइम अलैप्स हो जाएगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएंगी। इस जजमेंट में आप सफदर शाहीन साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बानी पीटीआई आज बाहर आ जाएंगे? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो जज साहब हैं वो अपनी डिस्क्रिशन, ऑलवेज कहा जाता है कि डिस्क्रिशन जो है पॉजिटिवली यूज़ की जाएगी, यानी कि इन फेवर ऑफ अक्यूज। उसमें लॉ ये है कि अक्यूज्ड इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, और लॉ में कोई भी लकूना है, फैक्ट्स में कोई भी लकूना रह गया है तो उस सारे का फ़ायदा अक्यूज़ को दिया जाएगा, क्योंकि लॉ ये है रोमन ग्रीक से लेके आज तक टिल टुडे वो रोमन मैगज़म है कि एक्यूज्ड इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। नहीं सर, उस सूरत में अगर सज़ा कलील मुद्दत हो, 3 साल से कम सज़ा हो, उसमें ज़मानत ली जा सकती है, या आप उस पैराए में चले जाएंगे, कुछ नए फैक्ट्स लेकर आप चले जाएं और आप बेशतर हिस्सा सज़ा का काट चुके हुए हों। सफदर शाहीन साहब, ये बड़े बेसिक चीज़ें हैं। नहीं ऐसा नहीं बेलेबल है, ये ऐसा नहीं है, ये तो ऑफेंस ही बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस में सजा याफ्ता सर अंडर ट्रायल का बेलेबल है ना, आप कन्विक्टेड का बेलेबल कैसे कह सकते हैं? कन्विक्टेड का वही तो बता रहा हूँ ना, कि जब कॉन्विक्शन हो जाती है तो उसके बाद देखा ये जाता है कि माइनर पनिशमेंट है, तो माइनर पनिशमेंट में जो है ना बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जा सकती है। उसमें कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है कि एज ए राइट नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन उसके राइट के बिल्कुल करीब है कि डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, जैसे स्टे देना, बेल देना डिस्क्रिशन है। जो मैंने पहले भी आपको कहा कि ये ऑनरेबल कोर्ट की स्वीट बेल है, स्वीट डिस्क्रिशन है कि वो इसको किस तरह एक्सरसाइज करते हैं। तो नॉर्मल जो है वो अक्यूज़ की फेवर में यूज़ की जाती है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर जज साहब ने उसको नहीं की तो हम ये नहीं कह सकते कि जज साहब ने कोई जो है ना कानून तोड़ दिया है या क्या कर दिया। यही कहा जा सकता है कि उनको चाहिए था कि जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं उनको उन्होंने वायोलेट किया है, जो लेकिन यहाँ पर जुल्फ़िकार साहब अभी फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये पैदा कर दिया गया कि एक फैमिली केस को सियासी केस बना दिया गया। हाँ, मैं राय साहब की इस बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। जो भी इस तरह का केस है उसमें 3 जजमेंट्स हैं,
इस वक्त वो तीनों जजमेंट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने क्योंकि फैमिली केस किए हैं, ये केस बेसिकली पीपीसी के तहत चल ही नहीं सकता था। इस केस को चाहिए था, मैंने की राय से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ये केस जाना था, उसने किसी जज को नॉमिनेट करना था फैमिली जज की अथॉरिटी के साथ, और उस जज ने उसको सिविल जज ने इसको क्रिमिनल मजिस्ट्रेट की पावर्स के साथ इसको डिसाइड करना था। ये इन्होंने डायरेक्ट जो है ना उस कोर्ट में किया, क्रिमिनल कोर्ट में। मैं राय साहब की इस बात से फुली इत्तेफाक करता हूँ कि इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई है, और गलत बुनियाद इतने बड़े बड़े वकील सर खान साहब के पास, इतने बड़े बड़े नाम, करोड़ों फीसें लेने वाले, ये सारे ऑब्जेक्शन हमने उठाए थे। नहीं, वो जो आपकी बात है वो आप शायद सर आप ये देखें ना, बुनियादी नुक्ता बयान कर रहे हैं आप एक बुनियादी नुक्ता बयान कर रहे हैं। और अगर राजा मुझे सिर्फ इतना बताएं ना कि ये जो इतने बड़े बड़े नाम हैं जो आप बुनियादी नुक्ता बयान कर रहे हैं, जेल ट्रायल पे भी इतराज उठाया था और हमने कहा था कि ये जज ये सुन नहीं सकता, इस जज के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमने इतराज उठाया हुआ है, ये हमारा इतराज सफा मिसल का हिस्सा है, ये अपील में डिस्कस होगा, को सस्पेंशन के लिए काफी ये अपील में डिस्कस होगा। कोरम नॉन जूडस है, जब जिस एक दिन में ये ट्रायल हुआ है, पता है आपको जी? वो तो एक लंबा ट्रायल था और काफी घंटे चलता रहा था, एक तवील ट्रायल था। ये दुनिया का आखिरी केस थी, बाकी सारे केस खत्म हो गए सन, बंदे सारे करानू टोर के सन इंसाफ लेके, ये लास्ट केस था, ये मुकाना था एक दिन में। और सब नहीं, असल वो जेल ट्रायल था ना, जैसा बार बार आना, तो हजारों साइलिन जो है वो उनका इंतजार करते हैं, तो वो तो फिर ठीक नहीं था ना। वो जैसा अब स्पेशली जेल जा रहे हैं ट्रायल के लिए, ये है कि ये केस जिसने बनाया, जिसने सुना, जिसने सजा दी, उन सब ने बिलीव कीजिएगा, उस सब ने कुदरत के साथ मजाक किया है। नहीं, एक मिनट सर, कौन सा मियां बीवी का रिश्ता सर? उन्होंने सर मियां जा रहा है, खुद जा रहा है, खावर मानिका जा रहा है इस केस को लेकर, कौन जा रहा है? आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि वो पहले कसमें खाता था किरदार की। अच्छा, उसकी क्या नहीं, केस किसने बनाया? नहीं सर, किसने बनाया? इसकी दो चीजें इसमें और ऐड अप करता हूं। किसने बनाया ये केस? मैंने तो नहीं बनाया भाई, मेरा क्या ताल्लुक। नजम वली साहब, इतनी देर के बाद ईमान का जागना या पत्नी किस किस का जागना, वो बजाते खुद क्वेश्चनेबल है। हाँ, आप खुद 5 साल का डिले है, ये भी हमने सर दोनों तरफ गलत काम है ना। मैं ये कह रहा हूँ दोनों तरफ गलत। खावर मानिका कौन सा अच्छा आदमी, मैं तो उसको आपको बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि खावर मानिका कौन सा अच्छा आदमी, और उसके साथ साथ जो इल्ज़ामात लगाए गए, जो कुछ ओन चौधरी ने बताया, जो कुछ इसके साथ साथ मानिका ने बताया, जो कुछ लतीफ़ ने बताया, जो कुछ मुफ्ती सईद ने बताया, वो कहाँ का अच्छा है सर? दोनों तरफ से एक ही चीज़ है। बात करते हैं सर इस ब्रेक के बाद, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम देयर। नाज़रीन, बात कर रहे हैं कि आज बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि बानी पीटीआई और उसके साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं बाहर आ जाएंगी, और ये तासुर जो था सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिया गया था कि ये तो कोई मुकदमा है ही नहीं और इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके जवाब में जो कुछ यहाँ पर मुकदमे का फ़ैसला आया, 10 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फ़ैसले में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि ये जो ज़मानत है ये तो अंडर ट्रायल मुल्ज़म का हक़ है, सज़ा याफ्ता का हक़ ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सज़ा मौतली का कोई जवाज़ नहीं है, और ये भी कोई जवाज़ नहीं है कि वो खातून हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सज़ा मौतली या ज़मानत की पर रिहाई की जितनी भी दरख्वास्तें होती हैं उन पर हम केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर सकते। और उनका ये भी कहना था कि ये सज़ा जो है ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो बेशतर सज़ा भुगत चुके हैं। ये सारे के सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे जो उन्होंने यहाँ पर उठाए। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम बहस शुरू हो गई। अली जाफरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, राजा जुल्करनैन साहब मौजूद हैं, सफदर शाहीन साहब मौजूद हैं। अली जाफरी साहब कहते हैं जी ये केस जिन्होंने बनाया, अब भाई जिन्होंने बनाया खावर मानिका ने बनाया, खावर मानिका के साथ साथ लतीफ़ ने बनाया, लतीफ़ के साथ साथ ओन ने बनाया। सर मैं बताता हूँ 5 साल कहाँ पे था। मुफ्ती सईद ने बनाया जो नकाह खुआ था, 5 साल वो एंजॉय करता रहा, पाक पतन पे हुक्मरानी करता रहा, सरकारी वफूद का हिस्सा बनता रहा। खावर मानिका होता, मुफ्ती सईद होता, वो क्या नाम गुआ लतीफ़ होता, तो चलें आपको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते। ये एक गंदी मछली जो है वो पूरा तालाब, ये गंदी मछली किसके साथ थी? किसकी बहुत करीबी? पूरा तालाब सर बनी गाला में कौन होता था? एक गंदी मछली कोई सर इसका वहां पे ऐड करके सर बनी गाला में को फैमिली केस सर आप वो मौजूद रुकन असेंबली है, मैं उनकी इज्जत एहतराम करता हूं। मुझे ये बताइएगा बनी गाला में ये किस ओहदे पर थे?
खान साहब के साथ किस ओहदे पर थे? मैंने बताया था आपको, तो आप किस ओहदे पर थे सर? आपका आशा निकल गया था। बताएं किस ओहदे पर थे? उसी ओहदे पर ही थे, इसी ओहदे पर थे, आपको पता है। तो फिर इनकी गवाही सबसे वैलिड हो गई ना सर। अली जाफरी साहब, ये इस ओहदे पर थे, अगर इस केस का जिस ओहदे में आप बात कर रहे हैं, जिस पर मेरा हादसा निकल जाता है, तो फिर तो आपने तो मुकदमा पूरा कर दिया। साहबजादा साहब ने एक आपको केस मुकदमा सर पहले मतलब की बात नहीं, साहबजादा साहब की तरफ नहीं जाना, बात हमने आप अली जाफरी से करनी है। और अली जाफरी ने कहा कि चौथा बंदा जो है वो सबसे रेलिवेंट गवाह है। फिर ऐसी दोनों दोस्त चले जाइए। नहीं सर, एक मिनट सर, वो खुद अपना मुकदमा खुद खराब कर रहे हैं। सर मैं नहीं कर रहा ये, मैंने पहले भी आपके शुरू के हाफ में भी मैंने आपको कहा कि एक धक्का उनको पड़ा और 780 की FIR होगी वकीलों के ऊपर। अच्छा, तो इट्स नहीं मारना चाहिए ना वकीलों को। ये एक कोई वो मस्कीन लिटिगेंट नहीं है जो पाक पतन से उठा है और अपनी बीवी का इंसाफ लेने आया है। अब इस पे जवाब सुनिएगा, बड़ा ताकतवर बंदा है। मैंने आगे भी जाना है, राय साहब बैठे हुए हैं। इसका सर जवाब ये है कि एक सियासी रहनुमा को अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया, उसके जवाब में पाकिस्तान के GHQ पे हमला हो गया, कोर कमांडर हाउसेस पे हमला हो गया, शोहदा की यादगारें तोड़ दी गई। वो मेरी बात सुन लें, अब अगर एक तरफ इतना बड़ा रिएक्शन है तो दूसरी तरफ अगर आप वकला मारेंगे किसी को अदालत के हाथे में, तो फिर हो सकता है कि ATA लग जाए। मेरी अर्ज सुन लें, राय साहब, अली साहब कहते हैं कि ये जो है सारे का सारा सियासी मुकदमा है, फिर वो उस पर कायम है। बात ये है कि अली साहब क्योंकि PTI के एक जानसार कारकुन और लीडर और रहनुमा है। लीडर नहीं जी, लीडर है सर। जनरल सेक्रेटरी पंजाब होना बड़ी बात है, एक बड़ी तंजीम का। ये है, मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा कि एक तो इन्होंने इसको पॉलिटिकलाइज किया, जो पॉलिटिकल केस नहीं था। दूसरी बात यह है कि खान साहब हमारे जितने भी सियासी रहनुमा हैं जेन्युइनली बातें बहुत करते हैं। अब ये बताएं कि ये जो चीज़ें पब्लिक हुई, ऑन रिकॉर्ड हुई, मेरा ख्याल है कि इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए था, इसको तरीके से इन्हें हैंडल करना चाहिए था। खबर मनिका से बात करनी चाहिए थी। ना करो यार ये सब कुछ। मामला ये है कि खबर मनिका वगैरह ये सारे लोगों का जो किरदार देखिए, इसमें तो देखिए जज साहब ने जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ 101% मेरिट पे दुरुस्त फैसला है। उसने एक बात भी, आप ये कह रहे हैं कि ये फैमिली इशू था, इसको फैमिली में रिजॉल्व करना चाहिए था। अगर देखे ना, ये अब बदकिस्मती इनकी ये रही है। देखिए अयूब खान के फैमिली लॉज आने के बाद निकाह अब रजिस्टर होता है, तलाक अब जो है वो भी रजिस्टर होता है। नहीं मानते, वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं है सर। अब ये साथ बैठे हुए हैं। देखिए माने ना माने, नहीं कितने उलमा नहीं मानते हैं। नहीं उलमा, मैं खुला के ऊपर अभी रिसेंटली आपको फतवा बता देता हूँ कि मौलवी कहते हैं खुला की नहीं है। मैं इस बात का मानते नहीं है। सदर शहीन साहब, कितने लोगों को मैं जानता हूं रजिस्टर करवाते। सदर शहीन साहब, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप जज रहे हुए हैं, आपका नाम बड़ा है, आपने ऑन स्क्रीन बताना है कि निकाह की और तलाक की रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं। मैं दोनों चीजें बताता हूँ जी। पाकिस्तान के आइन के तहत जरूरी है, पाकिस्तान के आइन के तहत जरूरी है, जरूरी एक्ट है, ये कानून है, कानून है ये। देखिए ये ऐसा तो नहीं है कि कोई यानी ये एक्ट इसका सर एक बहुत बड़ा, वैसे भी एक बहुत बड़ा मसला ये होगा कि दो बंदों ने निकाह किया, उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो वो तो कोई भी किसी वक्त भी उससे मुकर भी सकता है और उसका मसला भी पैदा हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने कहा कि यही तो अयूब खान साहब का एहसान अजीम है कि अब निकाह रजिस्टर होता है, उससे औरत का राइट पैदा हो जाता है। अब वो सारे बच्चे जो हैं वो लीगलाइज हो जाते हैं, यानी अब देखिए मर्द मुकर नहीं सकता फिर। हाँ, यानी इसका मतलब है 1947 से लेकर 1962 तक बच्चे सारे इलीगल थे। देखिए नहीं ये मतलब हरगिज नहीं है, ये मतलब हरगिज नहीं है, ये मतलब हरगिज नहीं है, ये मतलब हरगिज नहीं है। मामला ये है कि अयूब खान, सर मैं इसमें गुजारिश करता हूं सर, ये नादिया में रजिस्ट्रेशन मैं बताता हूं अयूब खान है, जब तक अयूब खान आगे नहीं चल सकते। देखिए मेरी बात सुने, इसमें कंसेंसस हो गया, पार्लियामेंट ने इसको 2015 में पास भी कर दिया सारे को, 1961 में तो आ गया ना, इसमें कोर्ट्स आ गई, एक्ट बन गया। अब मामला है कि किसी को अगर किसी मौलवी साहब को किसी को कोई इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ की कोई कानूनी हैसियत नहीं है,
देखिए यहाँ लोग तो पार्लियामेंट के भी नहीं मानते, ये दहशतगर्द जो है सर ये यानी कि आप क्या ये कहने के ज़ब्ते सर ये जरूरी नहीं है। सर ये सवाल इस्लाम में रजिस्टर्ड मैरिज, इस्लाम में रजिस्टर्ड तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन अहले सुन्नत के नज़दीक तो यहाँ तक है कि अगर सर सूरह बकरा की आयत गालिबन 287 है जो सबसे तवील आयत है। उन्होंने कहा जब कोई मुआहिदा करो आपस में तो उसे ज़ब्ते तहरीर में ले आया करो। 286 सर 286 मैं आपको तो वो सबसे लंबी आयत है। और इससे बड़ा मुआहिदा क्या होगा जो एक औरत और मर्द आपस में जिंदगी साथ गुजारने के लिए करते हैं। उसके लिए है ना, उसके एक मिनट, अगर हम आइन को देखते हैं ना, मेरे सीनियर हैं, उस्ताद हैं, बैठे हुए हैं, आइन और कानून में यहाँ पे तजाद है जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा आइन कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 2A, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि कुरान एंड सुन्ना शैल बी द सुप्रीम लॉ। ये आइन के अल्फाज में बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब कुरान को देख लेते हैं और इस एक्ट को देख लेते हैं। बुनियादी तौर पे इस एक्ट की बैकग्राउंड जो जैसे सर ने बताई है वो इससे कोई इनहराफ नहीं है, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आइन में ये है, आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आइन जब ये कह दिया कुरान और सुनना, अब कुरान पे आ जाते हैं, बाकी तो हमें दाएं बाएं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कुरान क्या कहता है? आयत करीम में अतलाक़ मर्रतैन उसका तर्जुमा है, और जब तुम औरतों को 2 दफ़ा तलाक दे चुके और उनकी इद्दत पूरी हो जाए, या उन्हें हुस्न सलूक से निकाह में रहने दो या बतरीक़े शाइस्ता रुखसत कर दो, और इस नीयत से इनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि इन्हें तकलीफ़ दो और इन पर ज़्यादती करो। जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। मतलब अब ये हो गया, पूरे कुरान में किसी भी जगह या हदीस में निकाह की रजिस्ट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए नजम भाई, उसी उधर ही आ रहा हूँ। आइए अब आ जाते हैं हम फैमिली ऑर्डिनेंस पे। फैमिली ऑर्डिनेंस जो है उसमें ये मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया गया कि जो निकाह होगा वो रजिस्टर्ड होगा, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी स्टेट के किसी भी अफेयर के लिए तो उसको वो पेश किया जा सकेगा। उसकी बैकग्राउंड जो थी अभी सर ने बताई वही है उसकी बैकग्राउंड को। उससे पहले को किसी भी शख्स को या एक औरत मर्द को पकड़ा जाता था, वो कहते थे हम मियाँ बीवी हैं, और आगे वो पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। अब भी यहाँ पे हज़ारों जजमेंट्स ऐसी हैं जहाँ मियाँ बीवी दोनों कह दें कि हम मियाँ बीवी हैं, या 2 लोग वो नहीं भी हैं माज़रत के साथ, जो आपने सवाल करना है बाद में, तो फिर भी आपके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि आप उनको कह दें कि आप मियाँ बीवी नहीं हैं, क्योंकि कुरान में और सदर साहब मैं इसमें मेरा सवाल बहुत वाज़ेह है, मेरा सवाल बहुत ज़्यादा है वाज़ेह है कि एक शख्सियत जो कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है और वो मुल्क में कानून की हाकमियत चाहती है, और वो अपना जो इतना बड़ा इक़दाम करती है वो उस पर कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करती, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर करनी चाहिए। छोटी सी ना शहीद साहब से मैं इजाज़त लूँगा। प्लीज सर। अच्छा, शहीद साहब माशाल्लाह बड़े हमारे पढ़े लिखे दोस्त हैं सर। सब बड़े सारे वकील पढ़े लिखे होते हैं सर, अनपढ़ वकील मैंने नहीं देखा। सर आप बड़े हैं, आपका प्यार। शहीद साहब माशाल्लाह बड़ा रिसर्च वर्क करने वाले। अच्छा, इसमें बड़ी अहम बात जो यहाँ हम शहीद साहब ज़रा उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई है। देखिए उलमा इकराम के आपस में मुख्तलिफ राय हो सकती है, राय फिकी बुनियादों पर मुख्तलिफ राय थी। जैसे एक तलाक 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 कि 3 दफ़ा अल्फाज मुंह से निकल गया तो तलाक हो गई। अब उसमें बाकायदा हलाला सेंटर खुले हुए थे। देखिए अयूब खान के जो मैंने अर्ज करता शहीद साहब सही बात कर रहे हैं, ये सही बात है। शहीद साहब को मैंने बात अर्ज करता हूँ, बाकायदा कमरे होते थे मदरसों में हलाला रूम के हलाला सेंटर इस कदर एक मकरूह फेल था जो मासूम लोगों को, मैंने जब कहा ना कि अयूब खान का ये सारे असीम है कि उसने बाकायदा तौर पर निकाह रजिस्टर और तलाक का भी प्रोसीजर बना दिया। सेक्शन 7 जो है इसमें बड़ा क्लियर है कि तलाक, 1 तलाक क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। मामला ये है कि मैं इसलिए इजाज़त ली है शहीद साहब से सर प्लेयर कि उस एक मकरूह फेल को रोकने के लिए 3000 उलमा इकराम उस वक़्त इकट्ठे हुए और अयूब खान ने इस पर बड़ा काम करवाया। उन्होंने हलाला का मामला ख़त्म करवाया।
एक बात। और उन्होंने वजाहत की इसमें, अब जो हमारा एक्ट है ये बाकायदा तौर पर हर जगह यानी बतौर सैंपल पेश होता है। इवन सऊदी अरेबिया ने इसमें मुस्तफीज हुआ कि एक दफ़ा तलाक हुई, हो गई, उसके बाद तलाक के बाद 90 दिन गुजर गए। उस 90 दिन के बाद के दौरान रजू करने का इख्तियार है, लेकिन 90 दिन में रजू ना हो सका और वो एक तलाक हो गई, उसमें सर्टिफिकेट जारी हो गया। एक उलमा इकराम का ये नुक्ता नज़र था कि तलाक 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 हो गई, तीनों हो गई। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, ये 3 तलाक नहीं है, एक तलाक ये है। और सेक्शन 7 ने बड़ा वजाहत कर दी सही कि एक तलाक हुई, वो जारी हो गई, वो तलाक एक है, लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम फिर वही सर। इसमें जो सबसे बड़ा ये सारे शरई फिकी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सफदर शाहीन साहब इशू ये है कि अब साबिक वज़ीर आज़म को पे एक चीज़ मैं साहब साहब से मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगा इसमें। सर जिस तरह अभी राजा साहब ने बात की कि 1961 में ये कानून बन गए, आपने अभी ये केस ला कर रेफरेंस दिया 2022 PCRLJ 1188, 2020 PLD 443 इस्लामाबाद की है, सेम यही इशू इसमें डिस्कस हुआ है। 2021 PLD 28 कोयटा की है, सेम यही इशू इद्दत का। और 2023 लेटेस्ट PLD 53 है कराची की। यही उसमें एक इशू डिस्कस किया गया है कि इद्दत के दौरान जो निकाह है वो फासद होगा, बातिल नहीं होगा, इरेगुलर होगा, यस एग्जैक्टली, इनवैलिड नहीं होगा। चल इरेगुलर तो मान रहे हैं सर, आप इरेगुलर तो मान रहे हैं। कहा एक मिनट, बड़ी इसके ऊपर से रासल इन्होंने गुफ्तगू की कि जनाब ये जो अयूब खान ने कर दिया, ये जितने भी मैंने आपको ये 4-5 हमने केसला आपको बताए हैं, ये सारे 2020 से लेके अभी रिसेंटली। चलें आप इरेगुलर तो मान रहे हैं ना सर? ये सारे 1961 के आइन के अगेंस्ट सर मेरी बात यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का केस नहीं है, सुन लें, ये रजिस्ट्रेशन का केस है इद्दत का। सुन ले, सॉरी सर मेरी छोटी सी बात सुन ले, ये केस है इद्दत का। सही है कि इद्दत में अब इसमें सब जो सवाल था मेरा, केस क्या है, इस्तगासा क्या है मानिका साहब का। उन्होंने कहा जी मैंने 14/11/17 को तलाक दी, 1/1/18 को तकरीबन 1.5 माह के बाद 45 दिन के बाद निकाह कर लिया खान साहब ने। अब इसमें गवाह भी कह रहे हैं और इस्तगासा भी कह रहा है कि 18/2/2018 को दोबारा निकाह कर लिया। जब इद्दत का पीरियड पूरा हुआ तो ऑटोमेटिकली खत्म होगा, ये केस सिरे से नहीं बनता। निकाह कहते हैं, तजदीद निकाह। नजम वली साहब ये केस सिरे से बनता ही नहीं है। उन्हीं सेम फ्री कैन ने दोबारा निकाह कर लिया और ये गवाह कह रहे हैं। और सुन्नत के मुताबिक ये अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है कि जब तलाक दे दें तो उसके बाद उनको या तो बतरीक एहसन उनको रखे, उन पे ज्यादती ना। खावर मानिका को भले तरीके से रुखसत कर देना चाहिए था। वो मैं उसके किसी भी तरह उसकी हमायत नहीं कर रहा। आप गलत समझेंगे मैं खावर मानिका की हमायत कर रहा हूं। कैसे किया जा रहा है? मेरा ख्याल है खावर मानिका ने अगर कोई बहुत ही कमजोरी का मुजाहरा किया। एक और बात सर मुझे आई बिलीव एंडोर्स करेंगे, खावर मानिका के पास अगर कोई रेमेडी थी तो वो इधर ये जाने की नहीं थी, क्योंकि ये तो खातून का स्वीट वेल है, जिधर वो जाने कुरान उसको रास्ता दे रहा है। वो कैंसलेशन ऑफ डिवोर्स जो उसने दी थी उसमें जा सकता था, उसमें गया नहीं है। अब बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इस केस में, और इसमें कि जिनको प्रॉपरली लुक आफ्टर नहीं किया गया और केस कुछ चीजें मिस हैंडल हुई हैं। ऊपर से डिस्क्रिशन जो है सर एडे बड़े वकील ने ਤੁਹਾਡੇ को पीटीआई कॉल पे फिर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ मिस हैंडल हो गया। आप मेरी बात से एक मिनट जी, आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि जब उसने डिवोर्स दे दिया, कुरान सुनना और फैमिली लॉ कहता है उसका इख्तियार खत्म हो गया, वो कैसे कंप्लेनेंट बन सकता है? यस, अनटिल और अनलेस उसका उससे कोई रिलेशन ना हो। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, वो ऐसी बातें हैं ही नहीं, क्योंकि लतीफ की गवाही, ओन चौधरी की गवाही, और वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत केस तक नहीं है सर। वो इद्दत केस तक नहीं है। तलाक की एहसन और हसन 2 किस्में हैं, और जो तलाक की बिद्दत है वो ये यहाँ पे वो सर मेरी बात सुनिए, फिर मैं तो उस केस की डिटेल में जाना ही नहीं चाह रहा। एक गवाह वो है जिसने 2-3 दफा अपनी बीवी को तलाक दिया, दोबारा वही बीवी उसके पास है। इतने गंदे इल्जामात हैं। अब इसमें कोई अच्छा आगे आइए, मुझे कंक्लूड करना है। मुल्ला मुहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंगली 39 डेज मिनिमम इद्दत है। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला भी है, मैं वही देख रहा हूँ, मेरे फोन में है, मुझे मिल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट भी है कि 39 डेज मिनिमम इद्दत पीरियड होगा।
अगर मेरा एक सवाल अकॉर्डिंगली देखा जाए 14, 11, 17, 1, 1, 18 फिर भी इद्दत पूरी है। एक बात और हम इग्नोर कर रहे हैं, इद्दत का पर्पस क्या है? इद्दत का पर्पस टोटल जो है वो कुरान की जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, हदीस मुबारक, उन दोनों को मिला के अगर पढ़ें तो उसका मेरी नाकस राय के मुताबिक जो टोटल पर्पस है वो पैटर्निटी डिटरमिन करना है। यस, इसको उर्दू में जो भी कह सकते हैं कि बच्चा जायज़ है या नाजायज़ है। वो औरत अगर हामला है तो कल को आने वाले वक्त पे उसकी जो है ना लेगेसी का, इनहेरिटेंस का इशू ना पैदा हो जाए, 90 डेज गुजर जाए। एग्जैक्टली, ये कर लें। ये बात इस्लाम ने कोई मामूली बात नहीं रखी। 90 डेज गुजर जाए, ये 45 डेज पे इंसिस्ट कर रहे हैं, 39 पे आ गए हैं। ये 39 में एक पीरियड गुजर जाता है ना। नहीं, वो एक तोहर के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा आखिर सर, आप टेक्निकल बात, ये सर अदालतों में बातें होंगी, ये सारी बातें अदालतों में होंगी। मुझे प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ एक सदर की बात है और अदालत ने तो सानू सुनी नहीं सर, केस ही नहीं बनता। तजवीज़े निकाह ऑलरेडी उन्होंने अपने केस, वो अपने केस में कह रहे हैं कि दोबारा निकाह भी हो गया। तो जाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जब खबर मनी का सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां पर जाकर फिर गड़बड़ हो सकती है। ये क्या फीस बैग पा के रखी है? मेरा ख्याल है डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना मिले, मुझे तो खैर मैं इधर से मिलना चाहिए। आई एम क्वाइट पॉजिटिव पर्सन ऑल द टाइम। 2 तारीख को है ना सर अपील लगी हुई है। आई पर्सनली बिलीव कि ये जो डिसीजन आया ये स्टे पे है, इसकी डिस्क्रिशन पे है। अभी इसमें केस के फैक्ट्स नहीं है, ये फैसला बजाते खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। शुरू में कुछ और फैक्ट्स हैं, एंड पे और ये आपस में मर्ज अप नहीं करते हो, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना। सदर साहब, इसमें तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा तो उसके बाद क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अब ये तो डिपेंड करता है जो खबर मानी का वो कहाँ जाना चाह रही है, तो वो अग्रीड पार्टी जाएगी। सही। क्या आपको राय साहब क्या लग रहा है, क्या आगे क्या होने वाला है इस पे? मेरा ख्याल है कि अभी तक ना ये केस को मिस हैंडल कर रहे हैं। अच्छा। और केस को ये पोलिटिकलाइज करते जा रहे हैं। सर पॉलिटिकल शख्सियत है ना, सियासी शख्सियत है, सियासी बन जाएगा। हमारे यहाँ पर अभी तक सियासी लोग वो म्यार नहीं पैदा कर रहे कि जो वो दूसरों के लिए कहते हैं अपने लिए पैदा करते हैं। अभी भी इनको इस केस को पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। बाकायदा तौर पर जो इन्होंने सपोज तजदीद की है ना जी बाद में फरवरी में जो तजदीद की गई जी, यानी ये अपने डॉक्यूमेंट सीधे करें, केस को आर्गुएबल केस बनाएं, डॉक्यूमेंट्री केस सीधा करें। ये डॉक्यूमेंट्री केस सीधा नहीं कर रहे, ये इस बात पे लगे हुए हैं कि किसी ने मुकदमा बनवा दिया, किसी ने भाई आप अच्छा अगर उनके केस में है, ये उन्होंने खुद बयान किया हुआ है। अगर आप शाहीन साहब मेरे पास बैठे हैं, ये बड़े मैंने कहा ट्रायल के बड़े लर्नर्ड हैं। अच्छा, कि जो लतीफ़ ने गवाही दी है ना, उसमें तो यानी जो 2-3 गवाह ऐसे आए हैं उसमें तो मजीद जना हदूद ऑर्डिनेंस ऐड होता था। अगर आप, मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, देखिए ना मेरी बात सुने, अगर हम यानी जो गवाहियां ऑन रिकॉर्ड आई हैं, मैं सदर साहब ये जिक्र कर रहे थे, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। अगर क्रॉस की बात कर रहे हैं, मैं इनके पॉइंट को एंडोर्स करता हूं, गवाही नहीं क्रॉस में है। और देखिए बात ये है कि इन्होंने ठीक कह रहे हैं इस तरीके से यानी केस बहुत आगे जा सकता है। यानी मजीद इन्होंने, मैं राय की बात कंप्लीट हो जाए, मजीद इन्होंने वो एविडेंस रिकॉर्ड पे लाए जिसमें ज़ना हदूद ऑर्डिनेंस जो है वो भी उसकी दफात इंडक्ट होती है। अगर आप वो पूरी एविडेंस पढ़े ना, तो एविडेंस अगर जज बायस हो या वो सुप्रीम कोर्ट ही उस पर ये नोटिस ले ले, सही कि मेरे रिकॉर्ड में क्या मजीद गले में पड़ सकता है, मजीद गले में पड़ जाएगा। अली साहब आखिरी कमेंट। सर जना का इल्जाम जुबानी बोल देने से नहीं लग जाता जनाब। सर गवाह मौजूद हैं सर, समझते सर नहीं गवाह ने नहीं, जो डॉक्यूमेंट आ गया ना, जो रिकॉर्डिंग आ गई। मैं सिर्फ करना चाहूँगा इस बात के ऊपर, मैं जब ये ट्रायल हो रहा था जेल में, जब खावर मानिका ने वहाँ पे भी खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, तो खावर मानिका के सामने इमरान खान साहब ने हलफ दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं हलफ देता हूँ कि निकाह से पहले मैंने बुशरा बेगम का चेहरा भी नहीं देखा था, और बुशरा बेगम ने भी ये हलफ दिया था। सुन लें, और फिर सुन लें, ओन चौधरी और लतीफ़, मैं टीवी पे बैठा हूँ, मैं इनको क्या कहूँ कि ये क्या चीज़ें हैं।
बुशरा बीबी की 2 बेटियां हलफ दे चुकी हैं, इमरान खान हलफ दे रहा है, बुशरा बेगम हलफ दे रही है, बुशरा बेगम की 2 बेटियां हलफ दे रही हैं कि कोई चीज़ भी खिलाफ शरीयत खिलाफ कानून नहीं हुई। तो ये ओन चौधरी और लतीफ़ कौन है? ये बुशरा बीबी के प्लेठी के बच्चे हैं। सर अच्छे लोगों को साथ रखना चाहिए, बुरे लोगों को साथ नहीं रखना चाहिए। ये जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा इससे मिलता है। जब आप 2 नंबर लोगों को आप कहते हैं कि वो जी गलत आदमी है और मैं कहना नहीं चाहता, तो फिर आपको बुरे लोगों की सोबत से बुरे चीज़ें निकलती हैं, ये अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए जाफरी साहब, सदर शाहीन साहब, राय जुल्करनैन साहब, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, बुनियादी तौर पर ये केस जो है ये भी आप कह सकते हैं कि गंदगी है, गलाजत है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इसमें खावर मानिका जो है उसके इल्ज़ामात भी गंदगी हैं, और इसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो हरकतें बताई गई हैं कि की गई, वो उससे बड़ी गंदगी हैं। अल्लाह सबको महफूज रखे, उनकी इज़्ज़तों को बचाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।